साथियों, बहुजन समाज के लोगों को या बहुजन समाज के बच्चों को अगर अपने महापुरुषों के बारे में जानना है, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ना है, बाबा साहेब के बारे में पढ़ना है, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ना है, साहू जी महाराज के बारे में पढ़ना है, जितने भी हमारे महापुरुष हैं अगर उनकी जानकारी चाहिए तो उन्हें बाहू फोर्ट के माता सावित्रीबाई फुले चौक के साथ रविदास सभा में बनी हुई लाइब्रेरी में अगर वो पहुंच सकते हैं तो पहुंच के अपने महापुरुषों के इतिहास को जान सकते हैं। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग लाइब्रेरी जो यहाँ पर है, ये लाइब्रेरी माता सावित्रीबाई फुले के नाम से है, जो श्यामलाल बसंत जी ने बनाई थी। बसंत साहब, ये जो लाइब्रेरी है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि लाइब्रेरी जो है उसमें किन किन महापुरुषों का इतिहास या लिटरेचर है। हाँ, ये जो एक मेरे लिए तो बड़ी एक ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, क्योंकि मैंने पहले बताया वो पुणे में गए थे, वहाँ जब प्रेरित होकर आया कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो वहाँ पर पहला 1 जनवरी 1848 को पहला कन्या विद्यालय खोला था, तो उसी को लेकर प्रेरित होकर मैंने जहाँ पर लाइब्रेरी अपनी बनाई। और लाइब्रेरी सभा की तरफ से लाइब्रेरी जो बनाई गई, इसके अंदर हमने सभी महापुरुषों के, चाहे हमारे सेंट्स हैं उनके, और ख़ास करके हम बहुजन नायक जो हैं उन सभी का हमने लिटरेचर जहाँ पर रखा हुआ है। और ख़ास कर मैं बाबा साहब की बात करूँ, बाबा साहब की जहाँ किताबें रखी हुई हैं वहाँ उनका वॉल्यूम रखा हुआ है। तो ये माता सावित्रीबाई फुले के नाम पर ही ये यूनिवर्सिटी जो हमारी लाइब्रेरी है। तो इसके साथ ही जो अंदर हमारी जो बुक्स हैं, आप देखेंगे कि हर किस्म की बुक्स हमारे पास जहाँ पर अवेलेबल हैं। बाबा साहब का जहाँ पर लिटरेचर है, ये देखेंगे, ये जितने भी हमारे वॉल्यूम्स हैं, ये बाबा साहब के जितने भी उसके वॉल्यूम्स हैं और राइटिंग एंड स्पीचेस के, ये सभी के सभी वॉल्यूम्स हैं। और बाकी भी ये सारा जो लिटरेचर है, और बाकी हमारे जो भी बच्चे हमारे हर किस्म की जहाँ पर टेक्निकल जो बुक्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं, वो भी सारी जहाँ पर हैं। महापुरुषों के बारे में जो भी जहाँ पर पढ़ना चाहे बुक्स ले सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध की बात करें, उनका जहाँ पर लिटरेचर पढ़ा हुआ है। बाकी भी महापुरुषों के जो हमारे सेंट्स हैं उनका भी जहाँ पर लिटरेचर पढ़ा हुआ है। अगर कोई उनके अपने संतों के बारे में, जो भक्ति मूवमेंट के अगुआ रहे, उनके बारे में पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। और महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहें उनकी भी जहाँ पर बुक्स हैं। और बच्चे जो अकेडमिक्स बुक्स हैं वो भी, क्योंकि हमने एक जहाँ पर बुक करवाया था, काउंसलिंग करवाई थी बच्चों की, और 1100 के करीब बच्चे थे। उन बच्चों को 4.5 लाख रुपए की बुक्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, और 70% जो की जो कास्ट थी उनको सब्सिडी दी गई थी। तो जो डिस्काउंट किया था। तो इसी तरह हम बच्चों के तो हर किस्म की जो किताबें हैं, नीट की किताबें हमने रखी थी, कोई IAS IPS के उसकी जो उसके लिए रखी थी, तो जहाँ केस जिसने करनी है उसके लिए जो जनरल नॉलेज है, वो हर किस्म की जो बुक्स इसके अंदर हैं। और बच्चे जहाँ पर आकर वो पढ़ सकते हैं और ये नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जहाँ हमारा एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश करने की, जितनी भी हमारी पूरी जो कमरा लाइब्रेरी बनाएंगे, और अच्छा एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जहाँ पर पूरा एस्टेब्लिश करेंगे। इतिहास को जब अपने महापुरुषों के नहीं जानेंगे तो परेशानियां रहेंगी, क्योंकि जो अपने इतिहास से नहीं जुड़ा होता उसके लिए क्या परेशानियां रहती हैं आप सब जानते हैं। मैं लाइब्रेरी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर हर वो किताब है जो महापुरुषों के साथ जुड़ी हुई है, जो बहुजन नायकों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, साहू जी महाराज की तस्वीर है, आगे आप तस्वीर देखेंगे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, उनकी तस्वीर है। और यहाँ पर हर महापुरुषों की तस्वीरों के साथ साथ यहाँ पर वो लिटरेचर भी है, जिस लिटरेचर की बहुजन समाज को ज़रूरत है। अगर वो इस लिटरेचर को नहीं पढ़ते हैं तो जो एंजॉय या जो करीम इस वक्त बहुजन समाज चाट रहा है, बड़ी जल्दी वो उससे हाथ धो बैठेगा, और वो नौकरियों से तो बाहर जाएगा ही जाएगा। अपने महापुरुषों का इतिहास भी मेरे ख्याल से आने वाले समय में नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक, अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके। साथियों, हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बहुजन नायकों की, बहुजन महापुरुषों की हिस्ट्री आप तक पहुँचे।
और जम्मू कश्मीर की धरती पर हैं तो ये स्वाभाविक है कि उनकी कहानियाँ, उनका इतिहास जम्मू की धरती पर कैसे पहुँचा। और जब जम्मू की धरती पर पहुँचता है तो जो लोग लेकर के आए, जिन लोगों ने खोज की, उनसे बात ना हो, ये कैसे हो सकता। सामलाल बच्चन हमारे साथ हैं, उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, जिस लाइब्रेरी में मैं बैठा हूँ, इस लाइब्रेरी का नाम माता सावित्रीबाई फुले, और उसके पीछे उस कहानी को समझना, सुनना, और सुनने के बाद आपके विचार क्या हैं उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सर शुक्रिया संसार जी। सर, ये कब माता सावित्रीबाई फुले, अगर किसी जम्मू की महिला से भी बात करें या किसी शख्स से बात करें जो बहुजन सियासत में हैं या फिर बहुजन राजनीति करते हैं या फिर बहुजन लोगों की बात करते हैं, उन लोगों को भी ज़्यादातर ये नाम जो है वो पता नहीं होते। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, ये लाइब्रेरी जो है ये कब बनाई गई और इसका नाम माता सावित्रीबाई फुले क्यों रखा गया? शुक्रिया जी। कहानी इसके पीछे ये है कि मैं पहली बार पुणे में और बॉम्बे में 2013 में गया। दिसंबर 2013 में गया। चैत्य भूमि 6 दिसंबर को वहाँ पर बहुत बड़ा, लाखों की तादाद में वहाँ स्टॉल वगैरह लगते हैं। चैत्य भूमि जो उनकी समाधि जो है बाबा साहब की है, वहाँ पर किलोमीटर की 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगती हैं, लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो इसी तरह मैं भी वहाँ पर गया हुआ था। वो सारा मैंने देखा। उसके बाद दादर में मेरे दिमाग में एक बात आई कि जहाँ पर एक हिंदू कॉलोनी है और वहाँ पर एक राजगृह चौक है और बाबा साहब के घर का नाम ही तो राजगृह ही है। तो मैंने वहाँ पर दिल्ली टैक्सी, मैं सीधा वहाँ पर चला गया, दादर में चला गया, वहाँ पर हिंदू कॉलोनी में राजगृह चौक चला गया और वहाँ से मैं बाबा साहब के घर चला गया। मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था, बहुत बड़ी खुशी का दिन था। और मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं बाबा साहब के घर पहुंच गया। मैं ये बाबा साहब का सुंदर घर है और वहाँ से मेरी जो उनकी बहू है, मीरा ताई है, उनके साथ मेरी काफ़ी जो बातचीत हुई और उसके बाद मेरी टेलीफोन चलती रही। उसके बाद मैंने एक निज़म बना लिया कि मैंने हर साल जाना है। मैं उसके बाद वहाँ से फिर मैं चला गया, पुणे चला गया। पुणे भी मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो मेरे जब लिटरेचर तो मुझे पढ़ने का शुरू से मुझे शौक़ था और जहाँ महापुरुषों का कहाँ पर इतिहास, कहाँ वो रहते हैं, कहाँ पर उन्होंने कहा, उनकी कर्मभूमि कहाँ है, ये तो मुझे था। तो जब मैं पुणे में पहुंचा तो मेरे दिमाग में आया जहाँ पर फुलेवाड़ा है और जहाँ पर वो भी स्थान है, इस देश का पहले कन्या विद्यालय जो है माता सावित्रीबाई फुले ने जो खोला है, मेरे दिल में एक बहुत बड़ी चाहत थी कि मैं स्कूल देखूँ। वो स्कूल ढूंढने में जब निकल पड़ा तो ये 2013 की बात है, दिसंबर 2013 की। जब मैं ढूंढते मैंने फुलेवाड़ा ढूंढ लिया। फुलेवाड़ा में देखा, वहाँ पर समाधियाँ हैं, माता सावित्रीबाई फुले की है, फुले शाहू जी महाराज की नहीं, माता सावित्रीबाई फुले की है और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। और वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने प्रेसिडेंट और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उसको इनागोरेट किया था थोड़ी देर पहले। तो वहाँ से फिर मेरे दिल में ये इच्छा पैदा हुई कि मैं जहाँ के जो माता सावित्रीबाई फुले ने जो पहला स्कूल कन्या विद्यालय खोला वो कहाँ पर है, वो मैं देखना चाहूँगा। तो ढूंढते मुझे 8 घंटे लग गए, क्योंकि बड़ा कोई साइन बोर्ड ही नहीं मतलब वहाँ पर है कि स्कूल कैसे ढूंढे। फिर मुझे पता चला कि बुधवार वहाँ पर जो है भिड़ेवाड़ा में जो पहला स्कूल खोला गया था कन्या विद्यालय भिड़ेवाड़ा में है। तो मैं ढूंढता 8 घंटे के बाद मैं वहाँ पर पहुँच गया, मैंने स्कूल ढूंढ लिया। लेकिन आप हैरान होंगे, जब मैंने स्कूल की हालत देखी तो मैं रोया वहाँ पर, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना बड़ा ऐतिहासिक स्कूल और देश का पहला कन्या विद्यालय जहाँ पर लोग डरते थे, तब लोग बोरियों में डाल के बच्चियों को लाते थे और स्कूल में छोड़ जाते थे। इस लज्जा के मारे कोई ये ना सोचे कि बच्चियों को पढ़ाना तो बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता था। कि बच्चियों की पढ़ाई का मतलब ही वो औरतों को पढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था तब। तो वहाँ पर जो लोग बच्चों को छोड़ जाते थे। लेकिन मुझे रोना इस बात का भी आया कि माता सावित्रीबाई फुले ने कम उम्र में, उसकी हार्डली 13 साल की उसकी आयु थी, मतलब 17 साल की उसकी आयु थी, जब इस देश की पहली लेडी टीचर बनी।
जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे और उसे मारने की धमकी देते थे, गुंडे बदमाश आते थे। लेकिन मैं दाद दूंगा, माता सावित्रीबाई फुले को मैं दाद दूंगा, जिस माँ ने बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई और पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने उसके कदम नहीं डगमगाए, वो आगे बढ़ती गई और 1848 1 जनवरी 1848 को जो पहला स्कूल खोला था, उसके बाद 1848 से लेकर 1852 तक 18 स्कूल खोले अपने पति के साथ मिलकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 18 स्कूल खोले। और ये दिखा दिया अंग्रेज़ों को, ये जो हमारे लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, ये मंदबुद्धि लोग नहीं हैं। अगर पढ़ने का मौका मिले तो ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी इसमें एक्सेल कर सकते हैं। और आगे चलकर इसी को साबित करके दिखाया भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उन्हें मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ, एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आपने रिकॉर्डिंग से पहले हमारे साथ शेयर किया कि जब आप बाबा साहेब के घर पहुँचे, आपको ये लगा कि मैं राजगृह पहुँचा हूँ, तो आप अपना सूटकेस जो है वो उस टैक्सी में भूल गए। हाँ, मैं इतना भावुक हो गया जब मैं बाबा साहब के घर पहुंचा। मैं इतना भावुक हो गया कि जो टैक्सी पर मेरा सूटकेस जो पड़ा था, मैं वो भी उतार नहीं सका। और 15 मिनट के बाद, टैक्सी में 15 मिनट के बाद मैंने वो सूटकेस अपना उधर से उतारा और मैं फूले नहीं समा रहा था। मेरे दिलो दिमाग में मुझे इतनी ज़्यादा भावुक हो गया, इतनी खुशी हो गई थी कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, बाबा साहब के घर पहुँच गया हूँ, उस महान हस्ती के घर पहुँच गया हूँ। और वो जिस जगह पर बाबा साहब ने अपनी पर्सनल जो लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी दुनिया की, वो उन्होंने किताबें वहाँ पर रखी थी। और उस जगह पर मैं पहुँच गया और अंदर जाकर मैंने जब देखा बाबा साहब जिस टेबल के ऊपर, जिस चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ते थे, वो भी मैंने देखी और वो टेबल भी मैंने देखा। मैं और भी ज़्यादा भावुक हो गया, जहाँ पर मेरे बाबा साहब ने बैठकर, जहाँ रहकर, जहाँ उन्होंने इस देश का बहुत बड़ा जो संविधान लिखा है, मुझे गर्व महसूस होता है। और ख़ास करके SC ST सभी लोगों को गर्व महसूस होता है कि बाबा साहब को ये पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं उस बात के साथ जोड़ा हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले ने यह साबित किया था कि अगर हमें मौका मिले, इन दबे कुचले लोगों को, दलित समाज के लोगों को, SC ST OBC को मौका मिले, तो ये भी लोग पढ़ सकते हैं, ये भी लोग एक्सेल कर सकते हैं। तो उसके साथ जब अपॉर्चुनिटी सयाजीराव गायकवाड़ जो हैं, उन्होंने जब बाबा साहब को ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि आप बाहर जाकर पढ़ सकते हैं, जो भी कोई अच्छा जो बच्चा जो है होनहार बच्चा हो दलित समाज का, हम उन्हें बाहर भेजेंगे। तो बाबा साहब को बाहर जाने का मौका मिला। आपको ये भी मुझे बता दूं कि बाहर जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर ये कास्ट सिस्टम का वह नहीं है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं है। बाबा साहब इस माहौल में वहाँ पर पढ़े और वहाँ उन्होंने ये साबित करके दिखाया। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सर्वे किया, पिछले 300 साल का सर्वे किया, जहाँ से बेस्ट स्टूडेंट कौन निकला है, तो बाबा साहब का नंबर 1 था सूची में। आज उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में वहाँ पर लिख के लगाया सिंबल ऑफ नॉलेज, वहाँ पर लेकर बड़े गर्व के साथ। लेकिन अफसोस तब होता है कि इस देश के अंदर जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया, जहाँ पर उन्होंने ये संविधान दिया जिसके द्वारा हमारा देश चलता है, और यहीं पर उनकी जब मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, इसके साथ छेड़छाड़ की या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ होती है, तब हमें इस बात का बहुत ठेस पहुँचती है। आज हमें अपने लोगों को, देश के लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ कि पहली किताब आपने जो बहुजन नायकों के साथ या महापुरुषों के साथ जुड़ी हुई थी, पहली किताब कब पढ़ी और ये जिज्ञासा आपके अंदर कैसे आई कि हमें इनके बारे में पढ़ना चाहिए या इन रास्तों पर चलना चाहिए? पहली किताब मैंने बाबा साहब की पढ़ी, सबसे पहली जो किताब मैंने बाबा साहब की पढ़ी, और आप यकीन नहीं मानेंगे मैं कितनी देर रोता रहा। बाबा साहब किन परिस्थितियों में पढ़े, जब उन्होंने 7 नवंबर 1900 को
उन्होंने जो हमारा स्कूल है वहाँ पर प्रतापी, उनसे प्रताप सिंह हाई स्कूल बोलते हैं, तब वो प्राइमरी स्कूल होता, मिडिल स्कूल होता था, वहाँ पर जो जब उन्होंने ली और किस किस्म का वहाँ पर व्यवहार करते थे बाबा साहब के साथ, वो लंगोटी पहनकर और अपना टाट भी घर से लेकर जाना और क्लासरूम के बाहर बैठना, वहाँ पर उन्होंने पढ़ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बार उन्होंने जब पढ़ने के लिए क्वेश्चन मतलब उन्होंने लिखा पे ब्लैक, इसका ये क्वेश्चन किसी को आता है, तो बाबा साहब ने हाथ खड़े के मुझे आता है। मैं जब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाने लगे तो सारे लड़के जहाँ स्टूडेंट थे उन्होंने शोर मचा दिया कि बाबा साहब उधर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? जब पता चला कि उनके टिफ़िन उधर पड़े थे, इसलिए बाबा साहब हमारे टिफ़िन जो हैं वो दूषित हो जाएंगे, इसलिए बाबा साहब। और दूसरी बात ये थी कि पानी पीने के लिए भी अगर वो चपड़ासी नल खोल देता था तो पानी पी लेते थे, नहीं तो पूरा दिन प्यासे ही घर चले जाते थे। किन परिस्थितियों में बाबा साहब, अगर उनकी घटनाएं देखें, चाहे कोरेगांव की उनकी घटनाएं देखें, तो आप कलेजा जो है फटता है, कलेजा वार को आता है। जिन परिस्थितियों में बाबा साहब गुजर के, अगर मैं आपके साथ जिक्र करूं, जब उन्होंने वहाँ पर ये किया था, एग्रीमेंट किया था कि मैं 10 साल मैं जहाँ बड़ौदा में नौकरी करूँगा, वहाँ पर वापस जब आए थे, उन्हें अपने एग्रीमेंट के तहत जब वहाँ पर उन्होंने जाना था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी उनका अहदा था, मिलिट्री सेक्रेटरी का उनका अहदा था, लेकिन चपड़ासी तक भी उनकी फाइल टच करके वो छोटी स्टिक के साथ फाइल कर, और उनको पानी भी पिलाने को राजी नहीं थे, पानी भी नहीं पिलाते थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला, बड़ौदा के अंदर रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं उनको मिला। और वो बाबा साहब इस तरह उनका जो अगर एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं ना, जब पारसी धर्मशाला में जब वो ठहरे थे, वहाँ पर जब उन्हें पारसियों को पता चला कि ये तो मतलब ये शेड्यूल कास्ट है, ये दलित समाज से है, तो लाठियाँ लेकर बाबा साहब को जान से मारने के लिए वो आ गए थे। बाबा साहब ने उनके 8 घंटे की मोहलत मांगी थी और उन्होंने कहा कि मैं इस धर्मशाला को छोड़ दूंगा। और वहाँ से जाकर रेलवे स्टेशन पर बैठकर बाबा साहब बहुत रोए थे, बहुत रोए थे कि आज मैं जो अपना वादा जहाँ पूरा करेंगे, आज यहाँ मुझे रहने के लिए, हालांकि उनके दोस्त भी थे, लेकिन किसी ने वहाँ पर उनको पनाह नहीं दी और बाबा साहब वापस वहाँ पर आके बॉम्बे में आ गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये झंझोर के रख देती हैं। और जब मैं वहाँ पर फुलेवाड़े में मतलब गया, जब पहला स्कूल जब देखा, मुझे बहुत एक प्रेरणा मिली कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी तो इनका नाम होना चाहिए। तो मैंने आकर जहाँ पर श्री गुरु रविदास सभा के अंदर मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा थी कि उनके नाम की लाइब्रेरी होनी चाहिए। जो पीछे लाइब्रेरी है, मैं अपने गांव से जो पीछे 2 पड़ी हैं ना, अलमारी से पड़ी हैं, उधर से बनवा के मैं लगाया था। और अपनी बुक्स मैं पहले अपनी पर्सनल बुक्स, ये 85 बुक्स मैंने अपने घर से मतलब लाई थी। वो लाइब्रेरी को जहाँ पर इस्टेब्लिश किया, जहाँ पर महापुरुषों की, हर महापुरुष के जहाँ पर इनकी अपने संत साहबानों की जहाँ पर आपको लिटरेचर मिलेगा, बाबा साहब के सारे वॉल्यूम्स मैंने रखे हैं। तो आज यही नहीं है, जो हमारे गरीब बच्चे हैं, कोई भी उनकी बुक्स हैं जो पढ़ने वाली हैं, एकेडमिक बुक्स हैं, वो भी हमने रखी हैं। वो जहाँ पर बच्चे आके उसे अध्ययन कर सकते हैं और करते भी हैं जहाँ पर बच्चे। तो मुझे ये शौक़ था शुरू से लेकर अपने महापुरुषों की हिस्ट्रियाँ, चाहे शाहू जी महाराज की बात हो, चाहे हम बाबा साहब की जन्म स्थली हो, मुझे ऐसे जगहों पर जाने का मतलब बहुत शौक था। और मैं आज तक भी यही मानता, मेरे लिए ये वही तीर्थ स्थान है। मैं महू के अंदर भी गया, बाबा साहब की जन्म देखी, इतना खूबसूरत भवन वहाँ बने हुए हैं, बड़ा दिल मतलब खुश हुआ। तो इसी तरह मुझे वहाँ पर भी चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, यही हमारे तीर्थ, भीमा कोरेगांव, ये जा। अभी मेरा एक जगह जो रह गई, वहाँ पर मैं अभी जाऊँगा, 13 जुलाई को जाऊँगा, वो है कोल्हापुर, जो हमारे शाहू जी महाराज की धरती है। वहाँ पर मुझे जाने का भी मौका, मैं जाऊँगा, वहाँ पर फंक्शन भी है, वहाँ पर मैं जाऊँगा, उस धरती पर भी मैं जाऊँगा, जो कि इस देश के अंदर वो के जनक हैं, आरक्षण के जनक हैं। 26 जुलाई 1902 को इस देश के अंदर उन्होंने वहाँ पर आरक्षण जो दिया था, हम उनको शत नमन करते हैं शाहू जी महाराज को। मैं साथ के साथ ये भी जानना चाहूँगा, जब आपने बाबा साहब को पहली बार पढ़ा, बाबा साहब की किताब आपने पढ़ी, उससे पढ़ने के बाद फिर उसका अगला स्टेप क्या था? उसके बाद फिर कौन सी किताब पढ़ी? और पढ़ने के बाद
आपको लगने लगा कि संघर्ष करना है, समाज के लिए कुछ करना है, ये कब लगने लगा और कैसे चेंज हुआ? को जब हमने ये संघर्ष मतलब जो शुरू किया, मतलब पढ़ा तो पहले था, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया कि अपने एम्प्लॉइज़ को जागरूक करने के लिए, अपने हकों के जागरूक, हमने 1995 में 23 अप्रैल 1995 में हमने ऑल जे.एंड.के SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाई और उसके अंदर काफ़ी काम किया, काफ़ी काम करने का मतलब मौका मिला लोगों को। अपने एम्प्लॉइज़ को हमें रिसोर्स पर्सन लाते थे, बहुत से फंक्शन किए और पुंछ से लेकर कठुआ तक हर एरिया में हम जाते थे, हमारी जो पूरी टीम थी जाते थे, एम्प्लॉइज़ को अवेयर करते थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के प्रति हम उनको अवेयर करते थे। यही हमें जो बाबा जो हमारे महापुरुषों का जो इतिहास हमने पढ़ा, उसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए स्टेट के अंदर, लोगों के कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी। देश के अंदर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आपने देखा शबीरपुर के अंदर हमारे लोगों को, सहारनपुर में बहुत बड़ी एजिटेशन हुई, चंद्रशेखर हमारे आज़ाद हैं, उन्होंने वहाँ पर जो एजिटेशन स्टार्ट की थी। तो जब मुझे पता चला कि हमारे लोगों को वहाँ पर तलवारों के साथ अटैक किया गया, लोगों के घर जलाए गए हैं, तो मुझे भी वहाँ पर मैं भी मतलब चला गया वहाँ पर, और मैं शबीरपुर के अंदर गया। हालांकि रास्ते में 3 जगह नाके थे पुलिस के, लेकिन मैं चला गया, किसी भी तरह खेतों में से होता हुआ मैं चला गया वहाँ पर। और वहाँ पर लोगों के ज़रा हालात मैंने देखे, 2 जगह तो लोगों ने तलवारों के साथ उनके बाजू मतलब काटे थे। उनके साथ अपनी सहानुभूति और मेरे पास जो भी पैसे थे 20-21 हज़ार मैंने उन लोगों को उनको मैंने बांटा, उनको मदद के तौर पर मैंने दिया, और मुझे सेटिस्फैक्शन हुई कि मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों की, अपने दलित समाज के लोगों की कुछ कर सका। उसके बाद मैं गड़कौली गांव पर गया, द ग्रेट चमार जहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर मुझे अजीब सी हिस्ट्री लगी। वहाँ पर ये था कि हमारे वहाँ पर एक बाबा साहब की वहाँ पर एक मूर्ति लगी थी, पर और दूसरे लोगों ने, राजपूत जो दूसरे बाकी समाज के लोग, उन्होंने उनके ऊपर स्याही पोती थी। तो जो हमारे वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने, जो वहाँ की औरतों थी, उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की, उन्होंने स्ट्रगल की और उनके साथ लठ लेकर वो आगे उनका लड़ाई हुई। एक औरत का मैं इंटरव्यू लिया था, वो हॉस्पिटल में, उसके सिर में चोट आई थी, हॉस्पिटल में वो एडमिट रही। लेकिन आज उन्होंने मुझे वहाँ से जो प्रेरणा मिली, प्रेरणा ये थी, उन लोगों ने कहा कि भाई आज हमने ये तहिया कर लिया है, आज हम चाहे 2 दिन की ज़िंदगी जिएंगे लेकिन स्वाभिमान के साथ जिएंगे। ये बहुत बड़ी, ये बात मुझे अच्छी लगी। जीवन लंबे से ना, लेकिन ऐतिहासिक हो, स्वाभिमानी हो, ये बहुत ज़रूरी है। और आज उन लोगों के अंदर ये प्रेरणा है, आज वो स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब बात है। उसके बाद मैं छुटपुर में वो जो हमारे आज़ाद, उनके घर भी मैं गया, चंद्रशेखर के घर भी मैं गया। तो इस तरह ये हमारे अंदर ये एक रहती थी कि हम किस तरह अपने समाज को जागरूक करें। उसके बाद हम ये एसोसिएशन के साथ साथ उसके बाद कॉन्फेडरेशन बनाई, कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC 1998 में, वो भी यहाँ पर बनाई। उसके अंदर भी एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया। तो मेरे अंदर एक ललक थी कि अपने समाज के लिए कैसे मतलब काम करना है। तो ये शुरू से लेकर ये मतलब कि बाबा साहब की जो किताबें पढ़ी थी, अपने महापुरुषों की किताबें पढ़ी थी, वहीं से ये उसके बाद फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो लचक रही मेरी वो रही कि सावित्रीबाई फुले के ऊपर और ख़ास करके माता रमाबाई के ऊपर। मैं हर साल जहाँ इनके प्रोग्राम, जहाँ पर उनका फंक्शन है, जन्मदिन की बात हो, माता सावित्रीबाई फुले को 3 जनवरी को माता हर साल मनाते हैं, और 7 फरवरी को माता रमाबाई का जन्म होता है, 27 मई को उनका निर्वाण दिवस होता है माता रमाबाई का, और इसी तरह उनका 10 मार्च को निर्वाण दिवस होता है। तो हम कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम जो है, और ख़ास करके आज मेरा जो लक्ष्य है, मैं जो यंग जनरेशन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके हम कंपटीशन जहाँ पर करवाते हैं। पीछे भी हमने कंपटीशन करवाया तो 10,000 के नाम रखे थे उनको,
फर्स्ट प्राइज़ जो 5,000 था, तीसरा जो प्राइज़ 2,000 का था। इस तरह बच्चों को हम प्रोत्साहन देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारे बच्चे जागरूक हों, उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर हम स्टूडेंट के लिए एक सिंपोजियम में रखाया था और बच्चे हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोले थे। आज हमें जानने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो हम भी नहीं। ठीक है, अगर हमारा जो अस्तित्व है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, नहीं तो आपको पता है पहले तो जो मनुस्मृति थी, लेकिन उसके जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया उसके बाद हमारे राइट्स जो हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि आज ही हमारे राइट्स का जो है उनका हनन हो रहा है। मैं छोटी सी आपको मिसाल आपके सामने रखूँगा कि आज भी हम रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात करते हैं तो आज भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। वो आज हम मंडल कमीशन की बात करते हैं तो आज भी सारा कुछ मतलब पहले बहाने थे, फिर जहाँ 370 है, आज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जीना नहीं चाहते हैं, बड़ी क्लियर सी बात है। तो आज भी हमारी जो लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है। मेरा आखिरी सवाल है, जब आप बाबा साहब को पढ़ने के बाद लोगों में उतरे, सरकारी कर्मचारियों को उनकी विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए उतरे, तो तब एक नया दौर शुरू हुआ था। तो मुश्किलातें तो रही होंगी, विरोध कौन लोग करते थे? क्या अपने ही लोग कई बार विरोध करते थे कि आप किस राह पर जा रहे हैं, इस राह से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, ऐसा था या हुआ कुछ ऐसा? हाँ। अपने भी मतलब चंद लोगों का था, लेकिन ज़्यादा तो दूसरी साइड ही से ही था। ज़्यादा तो हायर कास्ट उन्हीं के मतलब रहा, क्योंकि हम अपने लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट से महरूम रहे, हम तो उन्हीं की बात करते हैं, आज भी हम उन्हीं की बात करते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। पूरे कंट्री की बात अगर मैं बात करूँगा, आज भी मेरा कलेजा छलनी हो जाता है जब मैं इंसिडेंट्स अब मेरे सामने आते हैं, चाहे वो इंद्रवाल मेघवाल की बात करें, 8 साल का बच्चा, उससे न जब गड़ा छू दिया तो उसे पीट कर इतना जान से मतलब उसे मार दिया। तो मुझे बताओ, किसी का भी उसकी जो चीखें सुनकर किसी का भी कलेजा छलनी हो सकता था। तो आज भी हमारा कोई बच्चा जब कोई मूछें रखता है तो उसे गोली मार दी जाती है। किसी की बाबा साहब की रिंग टोन बजती तो उसे गोली मार दी जाती है। जब कोई बच्चा हमारा, जब कोई उसके माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा घोड़ी पर चढ़ के दूल्हा बन के जाए, उसे घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया था। उसी के साथ आपको याद होगा कासगंज में एक हादसा हुआ था कि वहाँ पर एक बाप ने कहा मैंने अपने बच्चे को घोड़ी चढ़ाना है तो चढ़ाना है। उसने जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट नहीं माने, उन्होंने कोर्ट से लगवा कर लाया और जब उसकी बारात बच्चे की चढ़ी, 350 लोग पैरामिलिट्री फोर्स के उसके साथ प्रोटेक्शन में थे, हर एक के सिर पर हेलमेट थी। आप अंदाज़ा लगाइए हम कहाँ रह रहे हैं। अरे क्या मानसिकता है लोगों की, उन लोगों की क्या मानसिकता है। एक हमारा बच्चा घोड़ी नहीं चढ़ सकता है, क्या मानसिकता है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर डेवलप कंट्री बनना है, विश्व गुरु बनना, सभी को लेकर चलना होगा। अगर इतने बड़े तबकाजात को महरूम रखे विश्व गुरु को कैसे बन सकते हैं आप? नहीं बन सकते हैं ना। सभी को एजुकेशन चाहिए, सभी को बराबरी चाहिए, सभी को लिबर्टी चाहिए, सभी को जस्टिस चाहिए, तभी जाकर हम ऐसा कर सकते हैं। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आपको इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगी, कास्टिज्म नहीं मिलेगा जो उस देश के अंदर है। आज जो चर्चा की है वो चर्चा बहुजन नायकों की हुई है, महापुरुषों की हुई है। जम्मू की धरती पर भी संघर्ष कोई कम नहीं हुआ। अपने हक लेने के लिए आज भी बहुजन समाज संघर्ष कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, अगर संविधान नहीं रहा, तो जो लोग ये कह रहे हैं अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र, उनसे ये एक सवाल है कि अगर भारत के हालात आज भी ऐसे हैं कि किसी को घोड़ी पर चढ़ने के लिए 3 से 4 हज़ार पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, किसी को पढ़ने के लिए अपनी जान गंवाना पड़ती है। राजस्थान के किस्से को, इंद्र मेघवाल की कहानी को अगर देखें तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि संविधान का ख़त्म होना भारत की गुलामी का शुरुआती लक्षण होगा। देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुँचा सकें आप तक वो खबरें, वो कहानियाँ, वो किस्से जो शायद आप तक नहीं पहुँचाए जाते। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये खबरें सब लोगों तक पहुँचें। धन्यवाद।